हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो एक बार फिर से आइए हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए हम 10 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स का फॉर्मेट आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हम सभी करंट अफेयर्स को MCQs फॉर्म में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फैक्ट शीट में एक पर्टिकुलर टॉपिक के सभी फैक्ट को हम कवर करेंगे। लास्ट में लास्ट डे के सेशन में जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसको रिवाइज करने के बाद मैं आप सभी को क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ के बारे में आप सभी जानते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर या क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। तो वहां पर जाकर आप इजीली इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजूमदार का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो देखिए, समरेश मजूमदार की अगर हम बात करें तो ये बंगाली भाषा के एक साहित्यकार थे। तो इनका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से था। हाल ही में देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली साहित्यकार समरेश मजूमदार का सोमवार की शाम को पश्चिम बंगाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। काफी प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने लिखी है। उनमें से एक नक्सली आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ थी, जिसका नाम था कालबेला। इनकी रचना कालबेला के लिए इन्हें देखिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साहित्य में समरेश मजूमदार के योगदान के कारण 2018 में इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंगा विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो समरेश मजूमदार एक बंगाली भाषा के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसियान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सभी एग्जाम में आसियान, ब्रिक्स, सार्क जैसे संगठन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आसियान से क्वेश्चन देखिए, 42 आसियान समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए 42वें आसियान सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। इंडोनेशिया में 9 से लेकर 11 मई 2023 तक 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस समिट के दौरान देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया के वो देश जो कि आसियान के सदस्य हैं, उनके आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो 42 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। आसियान की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी देशों का एक संगठन है जिसमें 10 सदस्य देश है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको सारे नाम दिख रहे होंगे। एक बार पॉज करके ये 10 देश को देख लीजिएगा, क्योंकि देश भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में इंडोनेशिया के ही जकार्ता में स्थित है। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन भी इंडोनेशिया में ही आयोजित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए 13वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। उत्तर प्रदेश को देखिए क्राइम मुक्त या भय मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 13वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यह जो अवार्ड है भारत के पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा योगी आदित्यनाथ को दिया गया, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ अनुपस्थित थे तो इनकी तरफ से ये पुरस्कार यूपी विधान परिषद के सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल के द्वारा स्वीकार किया गया। अब अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार देखिए उन लोगों या संगठनों को दिया जाता है जो कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य या बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं। यह पुरस्कार हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार देखिए सामाजिक समझ और राष्ट्र अखंडता के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण का एक प्रतीक है। इसके प्रतीक स्वरूप हर साल ये किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में की गई थी और इसकी पुरस्कार राशि वर्तमान में 10 लाख रुपए है। 2023 में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो देखिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित ये जो पुस्तक है ये कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई द्रौपदी मुर्मू नाम की ये जो पुस्तक है ये एक आदिवासी लड़की की यात्रा को बयां करती है। ये बताती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज जिले के अपने छोटे से गांव से निकलकर भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये पुस्तक द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्षों को बयां करती है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म देखिए ओडिशा के मयूरभंज में एक जनजाति परिवार में हुआ था। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और वर्तमान में भारत के 15वीं राष्ट्रपति के पद पर है। इनके जीवन पर द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नाम की जो पुस्तक है वो कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो देखिए नाम से हम समझते हैं मर्यादा कब रखी जाती है, जब कोई भी मंदिर प्रांगण या इस तरह के जो रिलीजियस प्लेस है उसको गंदा करता है, बर्बाद करता है या वहाँ पर गंदगी फैलाता है तो उस कंडीशन में मर्यादा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ऑपरेशन मर्यादा वहाँ पर शुरू किया जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर या ऐसे प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसा प्लेस भारत का उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में देखिए धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने या फिर मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाया है। अभी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है तो इसी के मद्देनज़र ऑपरेशन मर्यादा का प्रारंभ उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने अन्य काफ़ी सारे ऑपरेशंस हाल ही में चलाए हैं, जैसे देखिए ऑपरेशन मुक्ति। उत्तराखंड में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की एक मुहिम है। उत्तराखंड जो कि भारत का एक उत्तरी राज्य है, इसकी कैपिटल देहरादून है और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में गवर्नर के पद पर हैं। ऑपरेशन मर्यादा हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा सारे रिलीजियस प्लेसेस को क्लीन करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वी राज्य मणिपुर हाल ही में काफ़ी हिंसा से जूझ रहा है तो यहाँ पर देखिए मणिपुर के हाल ही में नए मुख्य सचिव डॉक्टर विनीत जोशी बनाए गए हैं। मणिपुर सरकार ने हाल ही में देखिए राजेश कुमार के स्थान पर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर विनीत जोशी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसके पहले देखिए विनीत जोशी सीबीएसई के चेयरमैन के पद पर भी रह चुके हैं और अब ये मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मणिपुर जो कि एक पूर्वी राज्य है, इसकी कैपिटल इम्फाल है और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पद पर एन बीरेन सिंह है। अनसुईया उइके वर्तमान में मणिपुर राज्य की राज्यपाल है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डे से है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए पूरे विश्व में हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस डे को मनाए जाने की शुरुआत 1996 में की गई थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 7 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की थीम है। अब क्वेश्चन आता है कि इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए पूरे विश्व में एक खेल के रूप में एथलेटिक्स के महत्व को बढ़ावा देना और युवा या स्कूली बच्चों में एथलेटिक्स को प्रोत्साहित करना इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को मनाया जाता है। उभोली उत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए नेपाल के एक विशेष समुदाय के द्वारा हर साल उभोली उत्सव मनाया जाता है। इस समुदाय का नाम है नेपाल का किराती समुदाय। नेपाल के किराती समुदाय के द्वारा हर साल उभोली उत्सव मई जून माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देखिए नेपाल में किराती समुदाय का ये एक विशेष पर्व है जिसमें देखिए किराती लोग स्वस्थ फसल की कामना करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं न आए इसकी प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। इस उत्सव के दौरान देखिए किराती समुदाय के द्वारा किया जाने वाला विशेष नृत्य सकेला नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो उभोली उत्सव हर साल नेपाल के किरात समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर अ कंपोंडियम 2023 जारी किया है? तो देखिए नीति आयोग ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से
बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर अ कॉम्पेंडियम 2023 को जारी किया है? आंसर डी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ मिलकर इस पहल को शुरू किया है, लेकिन एक्चुअल में ये पहल है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 75 इनिशिएटिव का एक संकलन है जो कि भारत सरकार या फिर भारत के जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा लिया गया है, जिससे लोक कल्याण या राष्ट्र के विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायता हुई है। 75 जो इनिशिएटिव है उनमें से 14 इनिशिएटिव जो हैं वो केंद्र सरकार के हैं। इसके अलावा 2 केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल है और बाकी जो इनिशिएटिव है वो बाकी के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लिए गए हैं। इन सभी इनिशिएटिव को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर अ कॉम्पेंडियम 2023 नाम दिया गया है। भारत सरकार या राज्यों के द्वारा उठाए गए ये 75 इनिशिएटिव ऐसे हैं जिनने समाज के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित किया है और देश के विकास में सहयोग किया है। तो नीति आयोग और यूएनडीपी की एक संयुक्त पहल या संयुक्त रिपोर्ट है। अब देखिए, हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके अध्यक्ष देखिए हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ के पद पर BVR सुब्रमण्यम है। इसके बाद आज के डेली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो देखिए, पहले आंसर ले लेते हैं। प्रोजेक्ट संजय का जो संबंध है ये भारतीय सेना से है। देखिए, वर्तमान में भारत की जो आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? भविष्य के लिए खुद को तैयार करना और जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो कि सेना के क्षेत्र में इस्तेमाल की जा सकती है उसको सही ढंग से सीखना और स्वयं को घातक और चुस्त बल में परिवर्तित करना है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट संजय नाम की एक परियोजना शुरू की है जो कि सेना को और सशक्त बनाएगी और सेना के युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के निर्माण पर यह योजना केंद्रित है। इस प्रणाली का प्राइमरी पर्पस जितने भी कमांडर और कर्मचारी हैं उन्हें तेजी से निर्णय लेने के लिए तैयार करना और निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। तो इस तरह प्रोजेक्ट संजय हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू की गई योजना है जो कि इंडियन आर्मी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 10 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके MCQs फॉर्म में डिस्कस किया। अब हम आज की फैक्ट शीट में इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। आइए सबसे पहला फैक्ट देखते हैं। हाल ही में देखिए, सूर्य कुमार यादव को विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत की हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ऑर्लियंस मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब भारत के प्रियांशु राजावत ने जीता है। इसके अलावा देखिए, भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू पर नाडा के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अब संजीता चानू आगे आने वाले 4 साल तक वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। लंबी कूद खिलाड़ी शैली सिंह ने एशियाई खेलों के लिए हाल ही में क्वालिफाई किया है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके बाद टेनिस की प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार जीत लिया है। केन्याई एथलीट केल्विन किप्टन ने लंदन मैराथन का खिताब जीता है। और आज का स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का सबसे लास्ट फैक्ट देखिए, भारतीय वेटलिफ्टर धनुष और ज्योत्सना ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फैक्ट शीट में हाल ही में जो स्पोर्ट्स न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लास्ट डे मतलब 9 मई के करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, दोनों ही डे हर साल 8 मई को मनाए जाते हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने
सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। IAF हेरिटेज सेंटर मतलब भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखिए, हाल ही में भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया? तो हाल ही में हेल्थ सिस्टम को सही करने के लिए बिहार राज्य में मिशन परिवर्तन योजना लॉन्च की गई है। आगे आ जाते हैं। हाल ही में स्टार्ट नामक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम का शुभारंभ इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में मशीन स्कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया। मैड्रिड ओपन का खिताब 2023 में आर्यना सबलेका ने जीता है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में खोला गया है। अगला करंट अफेयर देखिए, भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन चीन सीमा के निकट LAC पर किया है। सबसे लास्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार होने का पता चला है? तो भारत के राजस्थान में लिथियम के भंडार राजस्थान के नागौर जिले में प्राप्त हुए हैं। इसके पहले लिथियम के सबसे बड़े भंडार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मिले थे और अब दूसरे भंडार राजस्थान के नागौर जिले में मिले हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लास्ट डे के मतलब 9 मई के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ध्यान से सुनिएगा। अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य की राज्यपाल हैं? अगर आपने इस सेशन को ध्यान से एंड तक देखा होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य की गवर्नर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।